ठीक है। सो स्पेक्युलर लेवल को कंट्रोल करने वाले शेडर को आप रफनेस बोलते हैं। ये एक्चुअली में ये डिसाइड करता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्पेक्युली है या रफ है, या फिर इसके अंदर या बेसिकली इसकी रफनेस कम है या ज़्यादा। कम होगी तो स्मूथनेस ज़्यादा होगी मटेरियल की, और अगर ये ज़्यादा होगा तो रफनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, दैट मीन्स मटेरियल जो है वो रफ होगा। मेटलनेस जो है वो शाइन्स एंड रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को देख के, तो डेफिनेटली ये आपको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट ऑप्शन देगा। मतलब कि रिफ्लेक्शन उस जगह पे आएगा जहां जहां आपके मेटलनेस ज़्यादा होगी। अब मेटलनेस जो है वो एक्चुअल में आपका वो भी अल्फा मैप से ही कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ह्यू एंड सैचुरेशन कम किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट भी या लेवल्स में जाएं, लेवल ज़्यादा बेटर है। और इससे आप क्या कर सकते हो, लेवल्स से थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाइए। ठीक है, जितना ज़्यादा कंट्रास्ट मिल सकता है उतना बेहतर है। आपको ब्लैक ब्लैक और वाइट वाइट इंडिविजुअली नज़र आने चाहिए। ठीक है, और इसकी भी एक इमेज निकाल लेते हैं। विल सेव इट एज अ रफ मैप। गो टू png, नाउ uv अंडरस्कोप ROUG रफ, save it, then go to max turtle, नाउ अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है टर्टल ऑब्जेक्ट जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी 3 पॉइंट लाइटिंग कर लेते हैं। ठीक है, लाइटिंग 3 पॉइंट इसलिए करेंगे हम लोग बेसिकली क्योंकि अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट है, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल कैरेक्टर या सिंगल प्रोडक्ट की अगर आप बात कर रहे हैं, फर्नीचर या कुछ भी कोई भी चीज़ है, तो वो सिंगल है, तो इसलिए उसकी चारों तरफ उसका ज्योमेट्री, उसकी सारे के सारे वॉल्यूम सब कुछ देखने के लिए हम लोग एक्चुअल में 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप करते हैं। जनरली 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप स्टूडियो लाइट्स में किया जाता है, स्टूडियोज में किया जाता है, ताकि कोई भी ऐसा पोर्शन छिपा ना रहे। So what I'm gonna do, I'm gonna select this one and let's just lock this one. लॉक कर देते हैं। हमारा जो मैप है वो ऐसा ही रहेगा ताकि हम लोग शेडोज बना सकें। अब लाइट्स लगाने के लिए आपको क्रिएट पैनल में तीसरा ऑप्शन मिलता है लाइट्स का। ठीक है, यहाँ पे बल्ब छोटा सा बना रहता है, आप क्लिक करेंगे। मैक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 2 टाइप की लाइट्स होती हैं, विच इज़ फोटोमेट्रिक और स्टैंडर्ड। 2017 या बोलना चाहिए 2018 से पहले आपको सारे मेंटल रे के भी लाइट्स मिलती थी, सारे नए नए रेंडर्स के लाइट्स ऑप्शन मिलते थे मैक्स के अंदर। जैसे मेंटल रे क्या है, मेंटल रे एक शेडर है, सॉरी रेंडरर है। ठीक है, मेंटल रे एक रेंडरर है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि लाइट्स को कैलकुलेट करता है। ठीक है, मैक्स का खुद का भी रेंडरर होता है, स्कैन लाइन रेंडरर बोलते हैं, जो कि प्रीव्यू रेंडरिंग के लिए होता है, यानी कि सबसे हल्का रेंडरर है और आप 3D ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से वॉल्यूम देखने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए है, बेटर रियलिस्टिक आउटपुट में जाना है, तो आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेंडरर यूज़ कर सकते हैं। मेंटल रे उनमें से एक है जो कि फाइनल गैदरिंग सपोर्ट करता है, इसके कारण से उसका आउटपुट थोड़ा ज़्यादा बेटर आता है। फाइनल गैदरिंग किस चीज़ को बोलते हैं, फाइनल गैदरिंग वो चीज़ होती है कि जब लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ती है तो बाउंस होती है, और अगर एक कमरे के अंदर आप लाइट बाउंस कराएंगे तो वो बेसिकली कितनी जगह बाउंस होगी वो सारी चीज़ें कैलकुलेट FG करता है, यानी फाइनल गैदर।
हम लोग लाइटिंग्स में जब आगे जाएंगे, अभी हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे लाइटिंग्स में, तब हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये फाइनल गैदर क्या होता है और कैसे लाइट्स लगानी है, क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें करेंगे। तो हमारे इस प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड लाइट्स लगाएंगे, बिकॉज फोटोमेट्रिक जो है वो सेकेंड लेवल ऑफ लाइटिंग है। स्टैंडर्ड लाइट जो है वो सबसे पहला बेसिक लेवल है। स्टैंडर्ड लाइट्स में आपको यहाँ पे ढेर सारी लाइट्स मिलेंगी, घबराएंगे नहीं, ये एक्चुअली में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ या डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स हैं। टारगेट स्पॉट, फ्री स्पॉट, टारगेट डायरेक्ट और फ्री डायरेक्ट, ओमनी एंड स्काईलाइट। अभी यहाँ तक देखते हैं। टारगेट स्पॉट वो लाइट होती है जो कि आपको एक स्पॉट प्रोवाइड करती है। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है टॉर्च। टॉर्च जैसा जब आप चलाते हैं तो एक डायरेक्शन पे चलता है और फिर क्या करता है, उतने एरिया पे एक स्पॉट बना देता है। फ्री स्पॉट जो है वो भी स्पॉट लाइट ही है, स्पॉट ही देगा, बस वो टारगेट ऑप्शन नहीं देता, यानी आप फोकस नहीं कर सकते उसको किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। ऑप्शंस के बारे में बाद में बात करेंगे। टारगेट डायरेक्ट यानी कि ये एक्चुअल में पूरे व्यू पोर्ट की लाइट को एक डायरेक्शन पे चेंज करने के लिए है। जितना एरिया ये देगा उतने एरिया पे पूरी लाइट यूनिफॉर्मली वर्ड याद रखेंगे, यानी सब में बराबर से लाइट चेंज होगी। मैं लाइट्स बाद में लगा के दिखाऊंगा, अभी फिलहाल इस वर्क के लिए हम लोग ओमनी लाइट्स का यूज करेंगे। फ्री डायरेक्ट आपको ऑप्शन नहीं देता फोकस करने का, ये बस बाय डिफॉल्ट रोटेशन में काम करेगा। स्काईलाइट ये लगा देंगे तो एक बार में पूरा व्यू पोर्ट का जो अपर एरिया है या पूरा व्यू पोर्ट स्काईलाइट को इमिटेट करने लगेगा, यानी दिन के समय जब एक्सटीरियर वगैरह बनाते हैं तो स्काईलाइट लगा के रेंडरिंग करते हैं। और सबसे कॉमन है ओमनी लाइट। ओमनी लाइट एक्चुअली में जो आपके कमरे का बल्ब होता है उसकी तरह से वर्क करता है, ये सब तरफ लाइट फेंकता है इक्वली। क्लिक करें बटन पे और व्यू पोर्ट में टॉप पे जाइए, क्लिक कीजिए उस डायरेक्शन पे जिस डायरेक्शन से आप अपने प्रोडक्ट की रेंडरिंग करना चाहते हैं। लेट्स जैसे मैं ये डायरेक्शन ले रहा हूँ 45 डिग्री डायरेक्शन, आई एम जस्ट क्लिकिंग ओवर हियर। अब डायरेक्शन लगाने से, लाइट लगाने से पहले या लाइट लगाने के बाद आप कैमरा डिसाइड कर सकते हो। तो जनरली 3 पॉइंट लाइटिंग, जो हम लोग स्टूडियो लाइट्स की बात कर रहे थे, 3 पॉइंट लाइटिंग्स जो हैं वो कैमरा के डायरेक्शन से लगती है। कैमरा जो है क्रिएट मोड में चौथा ऑप्शन होता है कैमरास का, वहां से आप टारगेट कैमरा ले लीजिए एंड क्लिक करके ड्रैग कीजिए आपके प्रोडक्ट पे यानी ऑब्जेक्ट पे। देखिए यहाँ पे आपका कैमरा लग गया है। नाउ हमने यहाँ पे एक कैमरा लगा लिया है, लाइट भी लगा ली है, और अपने व्यू पोर्ट पे लाइट को देखने के लिए कि लाइट कैसा असर कर रही है वो देखने के लिए हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड में क्लिक करना होगा। उसके ऊपर में लाइटिंग्स एंड शेडोज ऑप्शन है, वहाँ पे इल्यूमिनेट विद सीन लाइट चालू करेंगे। ऐसे चालू करने पर क्या होगा, हमें लाइट्स दिखने लगेंगी और हमें उसके शेडोज भी नज़र आने लगेंगी। कैमरे के बगल पे रखेंगे, ठीक है। और तो ये जो लाइट है ये एक्चुअल में आपकी 3 पॉइंट लाइटिंग की सबसे पहली लाइट कहलाती है, जिसको बोलते हैं सोर्स लाइट, ठीक है, या फिर की लाइट, सोर्स लाइट, लाइट सोर्स, जो भी आप बोलना चाहें। मेन लाइट यही होती है, सबसे ज्यादा पावर इसका ही होता है। सो लाइट के अंदर आपको मॉडिफाई पैनल में लाइट के सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे वर्क के लिए इतने सब ऑप्शंस में परेशान नहीं होंगे। हम सिंपल एक शेडोज ऑप्शन ऑन करेंगे, ठीक है, ताकि हमको शेडोज दिखने लगे जहां पे भी शेडो बनेंगी। और इंटेंसिटी ऑप्शन जो 3rd नंबर पे होता है, जिसको बोलते हैं पावर, इसका पावर जो है वो 0.8 कर देंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं रखेंगे। अब देखिए मेरे लाइट सोर्स से लाइट पड़ रही है तो मेरा सीन जो है वो क्या बोलते हैं, एक तरफ से लाइट हो रही है और एक तरफ पूरा डार्क हो गया है, ठीक है। तो अब उस एरिया को भी लाइट करने के लिए हमें दूसरी लाइट लगानी होगी, जो कि स्टूडियो लाइटिंग की दूसरी लाइट है, जिसको बोलते हैं हम फिल लाइट,
क्योंकि ये एरिया अब डार्क हो चुका है, पिच हो गया है, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो फिल लाइट जो है वो इसको कंट्रोल करेगी। फिल लाइट कैमरा के या लाइट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है, यानी कि अगर कैमरे के राइट तरफ में लाइट सोर्स है तो लेफ्ट तरफ में फिल लाइट लगेगी। फिल लाइट का डायरेक्शन आप देख सकते हो, वो एक्चुअल में हमें इधर लगाना होगा, ताकि हमारा जो एरिया, जो कैरेक्टर का नेक्स्ट एरिया था, वो जो डल हो रहा था, उसके लिए हम लोग फिल लाइट लगाएंगे। और फिल लाइट का खासियत ये है कि ये सेकेंड या 50% पावर पे चलती है, यानी कि अगर हमारा लाइट सोर्स 0.8 है तो ये इसका 50% होगा 0.4। ठीक है, तो 0.4 में ये फिल लाइट चलेगी। अब सीन को आप रेंडर करना चाहो तो आप क्या करो, जो भी व्यू पे आप हैं करेंटली, आप पर्सपेक्टिव पे क्लिक कीजिए, या यहाँ पे फ्रंट पे होगा, या जो भी व्यू पे हैं, व्यू पैनल पे क्लिक कीजिए, कैमरास पे जाइए और कैमरा 001 या जो भी कैमरा आपने लगाया उस पर क्लिक कीजिए। नाउ यू कैन सी कि आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बट लाइट शेडोज कैलकुलेट नहीं हो रही है। तो आप क्या करेंगे, F10 ऑप्शन है सेटिंग्स का, रेंडर सेटअप सेटिंग्स का। इसमें देखिए रेंडरर आपका स्कैन लाइन रेंडर सेलेक्ट होना चाहिए, पहली लाइटिंग्स के लिए स्कैन लाइन रेंडर सेलेक्ट होना चाहिए। कैमरा पैनल, बाकी सब छोड़ दीजिए, अभी डजंट मैटर, उतने डीप में अभी नहीं जाते, जब हम लोग शुरुआत करेंगे देन। एंड F9 जो है वो रेंडरिंग का होता है। तो अभी देखो आप, मैं रेंडर किया मैंने, तो वो एक इमेज बन गई और यहाँ पे मुझे क्या बोलते शेडोज मिल रही है। अब शेडोज दो दो दिख रही हैं, रीज़न इसलिए है क्योंकि हमने दोनों लाइट्स की शेडोज ऑन करके रखी है। तो इसकी शेडो जो सेकंड हमारी फिल लाइट है, यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, ये हमारी फिल लाइट है, ये हमारी की लाइट। ठीक है, तो इसकी शेडोज ऑप्शन ऑफ कर दीजिए पैरामीटर पैनल से, रेंडर करिए, तो आपको यहाँ पे शेडो नहीं मिलेगी, वहीं शेडो मिलेगी बनती हुई। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि आपका जो टर्टल है उसकी डेप्थ नज़र आ रही है। अब क्योंकि डेप्थ तो नज़र आ रही है, दूसरी चीज़ ये साइज थोड़ा छोटा हो रहा है, तो F10 दबाइए, रेंडर सेटअप्स में जाइए, इसमें ना नीचे पे आउटपुट साइज में HDTV वीडियो साइज सेट करें, हायर साइज, और फिर रेंडर करें, तो आपको क्या बड़े साइज में मिल जाएगा और ज़्यादा क्लियर टेक्सचर मिलेंगे। अब ये फ़ायदा होता है 2048 टेक्सचर देने का, जिसमें इमेज जो है वो काफ़ी क्लियर आती है। राइट, फॉर्म भी क्लियर आता है और शेड भी क्लियर आता है। नाउ सर हाँ, सर जैसे अगर जब हम एकदम रियलिस्टिक रेंडर निकालेंगे हम्म, तो उसमें हर लाइट का शेडो ऑन होना चाहिए ना। हम्म, तो नहीं सर नहीं, क्योंकि जैसे एक तरफ का शेडो नहीं है ना, तो थोड़ा सा फेक टाइप का लग रहा है। डेफिनेटली आपका क्या बोलते 3 पॉइंट लाइटिंग में हम एक्चुअल में दूसरी लाइट बनाते ही इसलिए हैं ताकि शेडो ना बने, है ना, एक तरफ शेडो को ओमिट करने के लिए दूसरी तरफ लगा देते हैं। बट रियल वर्ल्ड में, इंटीरियर वर्ल्ड में जब आप इसको लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको जो मेन सोर्स लाइट होंगी सबकी शेडोज ऑन करनी होगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कैलकुलेशन पे होता है। अब आप ये कैलकुलेट कर सकते कि हो सकता है कि आपका जो मेन सोर्स लाइट है वो खिड़की से आ रही है। ठीक है, तो आपने शेडो बनाया तो वो शेडोज ज़मीन पे पड़ रही हैं। अब आपने सीलिंग लाइट ऑन कर दी तो क्या ज़मीन की शेडोज फेड हो जाएंगी? डेफिनेटली कम हो जाएगी, क्योंकि आपका खिड़की से आने वाली जो शेडो
लाइट जो है वो सूरज की है, उसका तो कोई टॉप नहीं कर सकता, है ना। उसको तो टॉप नहीं कर सकते, तो वो उसकी शेडोज तो बनेगी। लेकिन अगर घर के अंदर आपके दोनों लैंप जल रहे हैं और दोनों लैंप की सिमिलर इंटेंसिटी है, तो शेडोज जो हैं वो दो, तब वो शेडोज बराबर बनेंगी। बट एक की शेडो कम है तो वो उसकी शेडो ओमिट हो सकती है लाइट के कारण, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके राइट साइड में आपने 0.5 की लाइट लगाई है ना। अब ये 3ds मैक्स के अंदर ही नहीं, आपका इंटीरियर वर्ल्ड में भी आपने कोई लैंप लगाया हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपने क्या लगाया हुआ है, तो आपने कैंडल जलाई हुई है, या फिर आपने क्या बोलते हैं छोटी लाइट लगाई हुई है ना। जीरो वल्फ की लगाई है आपने, तो जीरो पावर की जो लाइट है, क्या वो शेडो बना पाएगी अपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि नहीं अपोजिट सर। डायरेक्शन में तो लैंप लगा ही हुआ है ना। हाँ। तो जो 3 पॉइंट लाइटिंग है वो दूसरी शेडो को ओमिट करने के लिए ही बनाई जाती है, इसलिए हमने वहां कंप्लीटली ओमिट कर दिया शेडो को। लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर हमको हल्की भी शेडो देनी है तो हम वहां शेडो ऑन कर देंगे जब हमें लगता है कि इट इज रिक्वायर्ड। रही बात क्या बोलते हैं जो प्रोडक्ट रेंडरिंग की है, जब देखोगे ना तो उसमें आपको यहाँ पे अभी ये क्या है, ये इसके अंदर पहुंच गया है, अंदर चला गया है, इसके कारण से ना यहाँ पे कास्ट शेडो नहीं बन रही है, नहीं तो ये हल्की हल्की कास्ट शेडो जनरेट करेगा, है ना। जैसे अंदर पे शेडोज जनरेट कर रहा है वो, हाँ सर। है ना यहाँ पे। प्लस ये चीज़ हमारे रेंडरर की रेंडर सेटिंग्स में भी पड़ता है। स्कैन लाइन रेंडरर जो है वो आपके कैलकुलेशन में कमज़ोर होता है कंपैरेटिवली मेंटल रे वीरे से थोड़ा कमज़ोर होता है कंपैरेटिव में। और वीरे जो है, ऐसा नहीं है कि एबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ कि वो कैलकुलेशंस ज़्यादा कर लेता है, लेकिन लोग मेंटल रे में भी आउटपुट ला सकते हैं, वैसे ही स्कैन लाइन में भी लोग आउटपुट ला सकते हैं, है ना। तो ये कोई लिमिटेशन आर्टिस्ट की रहती है ज़्यादातर, है ना, ये वैसी लिमिटेशन नहीं होती है। नाउ तो अभी हम लोग ने एक शेडो ऑफ की है, चाहें तो हम ये शेडो ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है, डिपेंड ऑन योर पर्टिकुलर चॉइस। यहाँ पे शेडोज मैप्स बनने लगेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि ओके, है ना। तो इसका पावर कम है तो इसकी शेडोज जो है वो कम ही नज़र आएगी। सो हालांकि हम लोग यहाँ क्रिएटिव लाइटिंग कर रहे हैं तो मैं एक शेडो बंद कर देता हूँ, एक ऑन रखते हैं, और एक शेडो एक लाइट आखिरी में लगती है 3 पॉइंट लाइटिंग की, जिसको बोलते हैं रिम लाइट या बैक लाइट। इसकी खासियत यह है कि इसका पावर इसका 50% होगा, फिल लाइट का 50% कर दो यानी 0.2, 3 गुना कम होगी इसके मुकाबले, ठीक है। ये केवल इसलिए कि एजेस पे आपको थोड़ा सा अगर क्या बोलते हैं वो देने हैं, रिम देना है, डेप्थ देना है, आपको डेप्थ नज़र आनी चाहिए पीछे बैकग्राउंड से। और इस पे अभी बैकग्राउंड पे तो कुछ लगा नहीं है, बट अगर बैकग्राउंड पे आप कुछ लगा देते हैं तो उस समय के लिए लेट मी जस्ट चेंज इट टू पर्सपेक्टिव। और जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कुछ एक बॉक्स वगैरह कुछ लगा देते हैं, तो हमको वो डेप्थ नज़र आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट से के बीच की डेप्थ जो है ना वो नज़र आनी चाहिए, देन ओनली इट विल बी कैलकुलेटेड बेसिकली। मतलब रिम जो है वो इसलिए लगाई जाती है, नहीं तो ये क्या होगा, ये फ्लैट नज़र आएगा। इट विल बी मोर क्लियर इन फर्दर क्लासेस, बिकॉज ये तो हमारी जो स्कैन लाइन रेंडर है वो बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन करता है लाइट्स की।
इसको हालांकि आप चेंज करोगे तो आप इसको देख पाओगे कि इसका एक्चुअल पोजीशन जो है वो कहाँ पे आ रही है। जैसे यहाँ देखो आप नेक पे पीछे करोगे तो वो नेक पे दिखेगी आपको लाइट, समथिंग लाइक दैट ओवर हियर, ताकि आप हल्का डेप्थ देख सको। I'm just doing this one so that I could see. इसकी भी शेडोज ऑफ रहेगी। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे हमारे रफनेस मैप की जो हमने वहाँ बनाया हुआ है। तो रफनेस लगेगा कहाँ? रफनेस लगेगा आपके स्पेकुलर में। सो आप मटेरियल में जाइए और इसके स्पेकुलर में क्लिक कीजिए और स्पेकुलर में आप एक जनरल में बिटमैप में जाइए और यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे हमने सेव किया हुआ है। सो इट विल बी सेव्ड इन अबाउट रेफरेंस गैलरी, टेक्सचर, और यहाँ पे हमको अनरैप टर्टल के अंदर रफ मैप मिलेगा। ओपन करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारे पास रफनेस मैप तो आ गया है। लेट्स सी, इट डजंट, इसके नीचे जाएंगे सबसे नीचे और यहाँ पे RGB इंटेंसिटी ओपन करेंगे। ओके, आउटपुट के अंदर पे यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है जहाँ पे हम डायरेक्टली थोड़ा सा रफनेस की वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट इनेबल कलर मैप। स्पेक्युलर लेवल पे भी कॉपी कर देते हैं इसको। सेलेक्ट ऑन दिस कॉपी, सो आपको ये मिल जाएगा। अब इसका स्पेक्युलर लेवल जो है वो कंट्रोल करने के लिए इधर पे जाएंगे और इमेज के अकॉर्डिंग मिलेगा स्पेक्युलर। तो जहाँ जहाँ वाइट होगा वहाँ वहाँ स्पेक्युलर बनेगा। जो आपके टेक्सचर मैप में जहाँ जहाँ वाइट होगा वहाँ वहाँ स्पेक्युलर बनेगा, ठीक है। सो व्हाट विल डू, रीलोड, नो, लेट्स गो टू आउटपुट। आउटपुट में जाएंगे, इनेबल कलर मैपिंग में जाएंगे, वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे स्पेक्युलर की। ऐड अ पॉइंट, ठीक है। और इसको वैल्यू देखो आप 0 से -1 और +1 पे ही वैल्यू रहेगी। तो हम इसको थोड़ा सा बेस हमारा थोड़ा सा ज़्यादा स्पेकुलर करेंगे। नाउ लेट्स सी द स्पेकुलर। Let's take a copy of this one. And let's put a specular level over here और render करेंगे। इन एरियाज पे स्पेकुलर तो दिखा रहा है, पेट के एरियाज पे वाइट स्पेकुलर दिखा रहा है जहाँ जहाँ लेवल्स ज़्यादा हैं।
थोड़ा क्लियर हो जाएगा. एंड लेट्स रेंडर इट. एजेस एजेस पे वाइट वाइट कलर आएंगे. ओके, मतलब वाइट वाइट थोड़ा सा चमकीला सा आना चाहिए. इसकी वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा बढ़ा के देखते हैं. बिफोर दैट थोड़ा सा रेंडर सेटिंग्स में हमको देखना होगा. मैप्स की जो कैलकुलेशन है वो कैसी आ रही है. विल हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट. सो विल गो ओवर हियर और रिमूव दीज. मटेरियल में जाएंगे. जस्ट अ मिनट गाइस, होल्ड करेंगे. जस्ट अ मिनट. हेलो. हाँ.
ओके, सो स्पेकुलर तो ठीक है, रफनेस हमने दी है इसके स्पेकुलर में। देखो अब रेंडर करने पे सब जगह वाइट वाइट आ रहा है। तो बेसिकली इसका जो स्पेकुलर है वो काम कर रहा है, हमको बस शेडर को थोड़ा सा क्लियर करना है। सो विल जस्ट क्लियर ओवर देयर। तो ब्लैक वैल्यूज़ जो हैं उनको हम लोग एक गुड कंट्रास्ट में डालेंगे। सो लेट्स सेलेक्ट दीज। ज़्यादा क्लियर भी नहीं और सटल रखेंगे थोड़ा सा। ऑलराइट, सो इसके साथ साथ एक और अल्फ़ा लेवल, यही वाला मास्क जो है वो हम लोग अल्फ़ा मास्क में यूज़ कर सकते हैं मेटलनेस वगैरह के लिए। मेटलनेस जो है आर्नोल्ड शेडर में तो डायरेक्ट ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा मेटलनेस के लिए जब आर्नोल्ड में वर्क करेंगे। ठीक है, तो बाकी इधर पे आपको मेटलनेस जो है वो आपके रिफ्लेक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं और सेल्फ इल्यूमिनेशन दोनों पे अप्लाई करेंगे। विल गो इनटू हियर। तीन चार वैल्यूज़ जो है मेटलनेस एक साथ कंट्रोल करता है। सो आई हैव जस्ट अप्लाइड दैट ऑन सेल्फ इल्यूमिनेशन। और वैल्यू जो है सेल्फ इल्यूमिनेशन की वो आपके रफ में है। लेट्स गो ओवर हियर, एनेबल कलर मैप, और कलर जो है सेल्फ इल्यूमिनेट करेंगे। थोड़ा सा वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, ताकि पहले हम देखें कि आउटपुट आता कैसा है। ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फ्लैट हो जाएगा टेक्सचर। शेडर के रिम पे ज़्यादा काम कर रहा है वो। ठीक है, तो ये सब जगह एजेस को लाइट करने के लिए यूज़ करता है सेल्फ इल्यूमिनेशन। रही बात आपके रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। हालांकि रिफ्लेक्शन इमेज आरजीबी पे काम करती है, बट फिर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओवर हियर कॉपी कर सकते हैं और रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल हल्का 10 वैल्यू, बिकॉज ऑब्जेक्ट इतना रिफ्लेक्टिव नहीं है। ठीक है, प्लस रिफ्लेक्शन कैलकुलेट जो है वो एज यू कैन सी जैसे वाटरी लुक देना होता है ना, पानी के जैसा, उसके लिए। आउटपुट लिटरली थोड़ा सा बढ़ाएंगे, रिफ्लेक्शन वहीं से कॉपी किया हुआ है हमने, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। जो हमारा क्या बोलते हैं स्केल है, जो स्कल है, ये सब थोड़ा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा। वैल्यू बिल्कुल कम करेंगे, अबाउट 8 वैल्यू करेंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें और भी कुछ डाल सकते हैं, विच इज़ थोड़ा ब्लर दे देते हैं। वैल्यूज़, रिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ थोड़ी सी ब्लर कर देते हैं, अबाउट 5 वैल्यू पे।
तो ये थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी, क्लियर नहीं नज़र आएगी, हल्की ब्लर नज़र आएगी। टाइलिंग, एक तरफ की टाइलिंग बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा रैंडम नॉइस क्रिएट होगा। टाइलिंग क्रिएट कर देंगे। नाउ टेक्सचर्स ज़रूर थोड़े से स्ट्रेच हैं, ठीक है, तो अनरैप को रिफाइन करना पड़ेगा। अनरैप में कई बार हमें अनरैप जो है वो एक बार में पूरा पूरा निकालना पड़ेगा। कोशिश करते हैं कि बेसिकली अनरैप जो है वो यहाँ से यहाँ तक का निकलना चाहिए, ठीक है। डिपेंड करता है आप मैप प्रोजेक्शन कैसे करते हैं, हालांकि रिफाइनिंग के लिए मैं बता दूंगा कि किस तरीके से रिफाइन करना है। इसके साथ नॉर्मल मैप का बताने वाला था कि कैसे फोटोशॉप से आप नॉर्मल मैप बना सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल मैप एक्चुअल में डिटेल्स क्रिएट करने के लिए होता है, बम्प डिटेल्स। अब बम्प के लिए नॉर्मल बम्प मैपिंग यूज़ कर सकते हो, आपके पास इतना कॉन्ट्रास्ट इसमें है कि आप कुछ एक नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इसको डाल के देखोगे डिस्प्लेसमेंट में, तो आप शेडर के डिस्प्लेसमेंट में चले जाओ और यहाँ पे देखो बम्प ऑप्शन दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन दिया है। बम्प में डालोगे नन करके, ये अल्फ़ा वैल्यू पे ही काम करेगा, ब्लैक हिस्सा अंदर की ओर दबेगा और वाइट हिस्सा बाहर की ओर आएगा। आप इसको ओपन कर दो, ठीक है, एंड देन आपने यहाँ लगा दिया है बम्प 30। यहाँ पे आपको बम्प 30 हल्का सा दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको 600 कर देता हूँ। तो आप देखोगे तो आपको वो पूरी स्किन के ऊपर में डिटेल नज़र आने लगेगी। उतनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत क्रिस्प है, तो आप इसको 200 करके देखो, इट विल बी समथिंग लाइक दैट। 100, 80, जितनी ज़्यादा रेंज होगी उतना ज़्यादा बम्प दिखेगा। तो मैं यहाँ पे इसको चलो आपको पहले बढ़ा के ही दिखा देता हूँ। लेट्स गो टू 80, जिसमें सारा बम्प स्केल्स वगैरह दिख रहे हैं। आप इसको रेंडर करोगे एंड सी ऑल दोज डिटेल्स इन योर कैरेक्टर, आई मीन इसमें क्या बोलते हैं, हमारा जो एग्जैक्टली है ना, टर्टल जो दिख रहा है उसके ऊपर में आपको पूरे आपका स्केल्स वगैरह जो है वो पूरा वैसे ही आ रहा है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ है कि मुझे ये हिस्से जो हैं वो फुटबॉल जैसे अलग अलग चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि ये अंदर के स्किन डिटेल्स भी ज़्यादा नज़र आएँ। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इन जगहों पे जो हमारे टर्टल के बैक्स एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ पे हम जस्ट सेलेक्ट ऑल दीज, ठीक है, और एक नया लेयर ले लेंगे और उसके अंदर पे हम डायरेक्टली ब्लैक कलर फिल कर देंगे, ठीक है। अरेंज ऑल दैट, बेसिकली आपको जहाँ जहाँ चाहिए है ठीक है, आप इस पूरे को सेलेक्ट कर सकते हो और या फिर बम्प हल्का कर सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। बट क्या है, आपको वो पूरा एक स्केल ऊपर में लाना है ना। सो यू विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट ऑल दैट, सेलेक्ट करो, फिल पाथ करो, ओके करो, एंटर दबाओ। ठीक है, हम एक नॉर्मल ये स्पेकुलेट कर रहे हैं।
ठीक है, इसको ऐसे सेलेक्ट करके देन फिर आप इसको सेव एज कर दो और इसका एक और बम्प मैप बना के निकाल लो। बेसिकली क्यों, क्योंकि रफनेस मैप जो है वो स्पेकुलर में लगा है, वो सब जगह लगेगा। तो ये बम्प हो जाएगा बीएमपी या बीयूएमपी बम्प। ओके कर दीजिए और आपके जो मटेरियल है उसमें बम्प की जगह जहां आप यूज़ कर रहे हैं उधर पे आप बम्प यूज़ कर लीजिए। ठीक है, नाउ व्हेन यू रेंडर दिस अप, अब देखो आपका ये जो एरिया है जहाँ जहाँ ब्लैक लगा हुआ है वो अंदर आ गया है। ठीक है, और बाकी जहाँ जहाँ वाइट है वो ऊपर आ गया है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आइदर आप उल्टा कर सकते हो, रेंज में जाके आउटपुट में जाके आप क्या करोगे, इनेबल कलर मैप और इसको उल्टा कर दो। तो अब ये उभरने लगेगा धीरे धीरे। है ना, तो या फिर आप इसको ऐसा कर दो कि इस पूरों को सेलेक्ट करो और इन सबको वाइट कर दो, तो उभर जाएंगे वो पूरे। पीएनजी बम्प अपडेट। नाउ वेन एवर यू पुश लाइक दैट, अब देखो वो बाहर स्केल आ जाएगा पूरा उसमें। अब ये क्योंकि बहुत क्रिस्प हैं, इन सबको सेलेक्ट करके आप फिल्टर लगा सकते हो या फिर कंट्रोल डी करके फिल्टर लगा दो, ब्लर, गॉसियन ब्लर, ताकि इनकी एजेस जो हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं और आपस में ब्लेंड हो जाएं। ये कुछ इस तरीके के नज़र आए, है ना ज़्यादा स्पेकुलेट ना ज़्यादा वो। ओके कर दीजिए और फाइल ओपन बम्प में सेव कर देते हैं। सॉरी, फाइल सेव फाइल सेव एज, गो टू बम्प png, पुट अ सेव वन दिस। ठीक है, और रीलोड हो जाएगा तो वो कुछ फिर एजेस में थोड़ा सा सॉफ्ट नज़र आएगा वो। यहाँ पे देखो शेडर में आपको नज़र आएगा वो ऐसा। अलॉन्ग विथ इट एक और चीज़ लास्ट है, वो है नॉर्मल्स। नॉर्मल्स डिस्प्लेसमेंट में लगाए जा सकते हैं। नॉर्मल्स बनाने के लिए आपको सिंपली फोटोशॉप में मैनुअल नॉर्मल कैसे बनाएं, बाकी तो फिर नॉर्मल जो है वो सब्सटेंस भी, ये सारे मैप जो हैं वो सब्सटेंस पेंटर मार्मोसेट आपको बना के दे देता है। तो आप उसमें डायरेक्टली पेंट करके भी बना सकते हो, अपने आप दे देगा। फोटोशॉप में इसको बनाने के लिए आपको 3D में जाना होगा एंड आपको इसमें you will be needing or extrusion selected volume। आपको सबसे पहले तो ये इसका सैचुरेशन कम करना होगा और पूरी लेयर्स को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जी कीजिए, एक ग्रुप बनाइए और इन सबको एक लेयर में डाल दीजिए अल्बेडो को। ठीक है, और इसको फिल्टर में जाएंगे, 3D में जाएंगे, जनरेट अ नॉर्मल मैप करेंगे। जनरेट बम्प मैप भी मिल जाएगा, जनरेट नॉर्मल मैप भी फिल्टर के अंदर। ठीक है, तो जनरेट नॉर्मल मैप करेंगे। ये क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, आरजीबी कलर से बनाएगा। देखो राइट अब आप यहाँ से इसको रोटेट करके देखो तो आपका नॉर्मल मैप कैसा नज़र आएगा। आप कंट्रास्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, बम्प कहाँ का ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ का कम होना चाहिए, है ना। डिटेल्स स्केल जो है वो कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये देखो स्किन डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट में लगेगा ये। माया में एक ही चीज़ होती, बम्प नहीं मिलेगा माया में। माया में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बम्प मैपिंग ऑप्शन मिलता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी लग जाता है, उसमें नॉर्मल मैप लग, नॉट बेस्ड में नॉर्मल कैमरा में लगेगा ये।
माया में। ठीक है, यहाँ पे तो आपको बम्प मैप और डिस्प्लेसमेंट मैप मिलता है, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी डाल सकते हो और ज़्यादा कैलकुलेशन डिस्प्लेसमेंट में मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपने ले लिया, ओके कर दीजिए। चलिए, आपको इन्वर्ट हाइट करना है, अंदर की तरफ चाहिए या बाहर की तरफ, जो भी है आप कर सकते हो। इसको स्फेयर के बजाय सिलेंडर में भी देखना हो तो सिलेंडर में कैसे दिखेगा ये, वो भी दिख जाएगा। आपका नॉर्मल मैप आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, नॉर्मल जनरली क्या करता है, फेसेस के अंदर आपका क्रिएट करता है। तो चलिए, इसको मैं टेक्सचर फॉर्मेट में भी देख सकता हूँ। यहाँ पे डोनट में नहीं चाहिए मुझे, एक्चुअल में मुझे ये टेक्सचर मैप में चाहिए। टेक्सचर मैप में भी देख सकता हूँ मैं, ताकि मुझे नॉर्मल समझ आएगा। ओके कर देंगे, नॉर्मल मैप निकल आएगा जो कि आपका ऑलरेडी लगा हुआ है। गो टू फाइल, सेव एज पीएनजी, और यहाँ पे खुद ही आरजीबी वैल्यू के साथ है ना। अब मैनुअली बनाना है तो आप आरजीबी पेंट किया है उसी को वो टर्न कर देता है नॉर्मल में, है ना। तो जहाँ जहाँ आपको बेसिकली वो बनाना है, आप अल्फ़ा से भी बना सकते हो इसको। तो इसको मैं एनआरएम दे रहा हूँ नॉर्मल। अब ये वाला ड्रॉ तो करना वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बट फिर भी मैनुअली भी ड्रॉ किया जा सकता है, बट उतना आगे मैं डीप में जाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बिकॉज ज़रूरत नहीं है आपको मैनुअली बनाने की। आप इसको बम्प को ऑफ कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑन कीजिए, बिटमैप में जाइए, नॉर्मल लीजिए, ओपन कीजिए। देखिए, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट में लगने पर ज्योमेट्री बिगाड़ दे रहा है, क्योंकि रेजोल्यूशन नहीं है, सब डिवीजन रेजोल्यूशन नहीं है, टर्बो स्मूथ नहीं डला है, इसलिए नहीं काम करेगा, हैवी हो जाएगा मैश। डिस्प्लेसमेंट ऑफ करते हैं, बम्प में ही लगा दे हैं आपका बिटमैप, या डायरेक्टली बम्प इमेज पे यूवी नॉर्मल लगा देते हैं, ये ज़्यादा बेटर आएगा। हाँ, लेट्स जस्ट गो ऑन कैमरास, कैमरा 01 4, और इसको रेंडर कर लो। स्किन पोर्स को अंदर बाहर करने के लिए, ठीक है। ना तो वैल्यू इज एक्चुअली कम, थोड़ा सा बम्प वैल्यू 80 है, इसको लेट्स मेक इट अबाउट 300, ताकि बड़ा करके देखें तो ये बहुत ही क्रिस्प ये आएगा, यानी पत्थर नुमा अगर हार्ड चाहिए तो वैसा आएगा। ठीक है, अब दिस इज़ अ नॉर्मल, बेसिकली बेसिक नॉर्मल मैप है। ठीक है, बट आप अगर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय दोगे, you will actually get the desired output। अब हमारा जो अनरैप है, हम लोग को अनरैप भी क्लीन अप करना है। अनरैप क्लीन करने के बाद फिर से इस पे लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने शुरुआत में क्या किया है, डायरेक्टली वर्क करने के बेसिस से वर्क किया है, राइट, कि वी जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट, क्योंकि हम वैसे ही अभी आप लोग का टेक्सचरिंग पोर्शन जो है वो हुआ नहीं था, है ना।